हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है पी ब्लॉक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम मेनली जो टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लास 11 के अंदर, जिसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स जो होते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, उसके बाद पीरियड्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हम देखते हैं। उसी के साथ साथ अब पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास कुछ ब्लॉक्स आते हैं। क्लास 11 के अंदर आपको पी ब्लॉक के अंदर जो 13 और 14 ग्रुप है वो दिया हुआ है, और जो क्लास 12 के सिलेबस में आपके पास जो ग्रुप है मतलब 15, 16, 17 और 18। तो अभी इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम पी ब्लॉक के सारे ग्रुप मतलब एक साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि 11 में हम ग्रुप 13, 14 पढ़ते हैं, और उसके बाद 15, 16, 17, 18 जब आप 12th में पढ़ते हैं तो दोनों में कंफ्यूजन होता है। बेसिकली देखिए तो एक ही ब्लॉक की तो एलिमेंट है सभी, तो उसको अगर हम डिफरेंटली पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि उसको हम 11 में अलग पढ़े और इस 12th में अलग ग्रुप पढ़े, तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले तो पी ब्लॉक होता क्या है? पी ब्लॉक वो पार्ट होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो पूरा पीरियोडिक टेबल होता है हमारा 4 ब्लॉक के अंदर हम डिवाइड करते हैं। ओके, तो 4 ब्लॉक कौन कौन से होते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक होते हैं। उसी के अंदर हमारा पी ब्लॉक आता है। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? जिसका भी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके भी लास्ट शेल में इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबशेल के अंदर इंटर करता है। पी सबशेल के अंदर इंटर करता है मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर अगर इंटर करता है किसी भी एटम का या एलिमेंट का, तो उसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं तो हमारे पास आता है नाइट्रोजन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, मास नंबर होता है 14। अगर मैं 7 एटॉमिक नंबर के 7 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1s2, 2s2 और 2p3। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम पीरियोडिक टेबल के सीरीज के अंदर पढ़ते हैं, तो आप उस लेक्चर को जाके भी देख सकते हैं। 1s2, 2s2, 2p3 ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अभी आप देखेंगे कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आपको दिख रहा है कि पी सबशेल के अंदर एंटर किया है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, ये पी ब्लॉक की एलिमेंट है। और उसी के साथ पी के अंदर आपको थर्ड दिख रहा है, मतलब पी ब्लॉक के अंदर जो तीसरा ग्रुप है उसके अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट है। ऐसे कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं हम। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, जिससे एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आपके पास 1s2, 2s2 और 2p4। मतलब पी ब्लॉक के अंदर जो 4th नंबर का जो आपका ग्रुप होता है बेटा, उसके अंदर ये एलिमेंट ऑक्सीजन आपको इंक्लूड होते हुए दिखेंगे। अभी हम ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को पी ब्लॉक के अंदर है कि नहीं है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बेसिक पार्ट होता है जो कि हम हमारे पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन के अंदर ही उसको डिटेल में पढ़ते हैं। एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं उस वक्त हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। आज भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट का। तो अभी ये तो आपको क्लियर हो गया कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होती है। ऐसी एलिमेंट या ऐसे एटम पीरियोडिक टेबल के अंदर ही एटम है, मतलब कोई अलग एटम नहीं है कि जो 118 एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके अलावा कुछ मैं पी ब्लॉक बोल रहा हूं, नहीं। उसी के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 4 ब्लॉक है हमारे पास एसपीडीएफ, उसके अंदर आपको पी ब्लॉक की एलिमेंट दिखेंगे। अब पी ब्लॉक अगर हम देखें तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आपके पास, मतलब लास्ट शेल में तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो आएंगे, देखो ns2 है, उसके बाद f जो आता है वो n-2 आता है, n-2 f। अभी f जो होता है वो 14 भरा होता है अगर p में जाएंगे हम। उसके बाद आपके पास आता है n-1 d10, और उसके बाद आता है आपके पास np 1 to 6। मतलब p के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1 से लेके 6 तक, मतलब अगर पी ब्लॉक के अंदर के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है तो np1 होगा, अगर पी ब्लॉक के लास्ट ग्रुप के एलिमेंट है तो वहां पे np6 होगा। टोटल 6 ग्रुप हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के अंदर आएंगे। ओके, तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम पी में एंटर करेंगे तो उसमें उसके पहले ns2 भरा होगा। अगर f पॉसिबल है, क्योंकि f की शुरुआत 4f से होती है, 6 और 7 पीरियड में ही आती है। और डी की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3d, 4d, 5d और 6d, मतलब 4th पीरियड से डी की शुरुआत होती है
उसके पहली वाली जो एलिमेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो पीरियड वाले एलिमेंट में आपको डी नहीं दिखेगा, उसमें NS2 और NP1 to 6 एक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आपको दिखेगा। ओके, तो एक बेसिक आइडिया हो गया कि पी ब्लॉक एलिमेंट है क्या। अभी अगर हम इसको डिटेल में अगर देखिए पी ब्लॉक के अंदर टोटल जो ग्रुप आते हैं हमारे पास, वो आते हैं 6 ग्रुप, मतलब ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। अगर हम देखिए ये होता है आपका ग्रुप 13, उसके बाद 14, 15, 16, 17 और 18। ये आपके 18 के अंदर मैं अगर बात करता हूं तो सबसे पहले जो आपके एलिमेंट यहां पे दिखेंगे ग्रुप 13 के अंदर होती है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इवन आप यहाँ पे लास्ट एलिमेंट जो है वो NH भी ले सकते हैं, नियोनियम, ये भी एक एलिमेंट आपके पास आती है। ओके, तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है, बैगन आलू गाजर इन थाली, ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थाली नहीं, ठीक है, मतलब थाली में नहीं है, बैगन आलू गाजर इन थाली नहीं, ठीक है। तो इससे आप ये जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम, इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है ग्रुप 14। ग्रुप 14 होता है कार्बन फैमिली, जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट आएगी आपके पास कार्बन फैमिली। कहे सीता जी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, और इसके अंदर भी लास्ट एलिमेंट आती है FV फ्लेवेरियम, जो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस दो एलिमेंट को हम याद करेंगे। कहे सीता जी सुनो प्रभु। ओके, तो ये आ गया आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN18 का फॉर्मूला होता है, PB प्लम्बम या फिर लेड हम इसे कहते हैं, FV फ्लेवेरियम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ग्रुप 15 को देखूं तो ये होता है आपके पास नाइट्रोजन फैमिली, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एर्सेनिक, Sb एंटीमनी होता है, और Br होता है बिस्मस। अभी इसके नीचे वाले एलिमेंट की यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये सब एलिमेंट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये दो एलिमेंट इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे याद कराई। ओके, उसके बाद ग्रुप 16 आपके पास आता है ऑक्सीजन फैमिली, ओल्ड, स्टाइल, से, टीपो। इसके लिए याद करने के लिए निमोनिक है बेटा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसे आप याद रख सकते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ओके, 17 के बाद अगर मैं करूं तो हैलोजन फैमिली आती है आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ऐसे एलिमेंट आपके पास आए थे। फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इस तरीके से आप इस एलिमेंट को या इस ग्रुप को याद रख सकते हैं। ग्रुप 18 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके पास आते हैं नोबल गैसेस। अभी फर्स्ट पीरियड में तो आपकी एलिमेंट हीलियम आती है, उसके बाद आता है नियॉन। अभी क्योंकि ये सेकेंड पीरियड की लाइन है इसलिए मैंने हीलियम को ऊपर लिखा, हीलियम, नियॉन, एर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। इवन लास्ट में OG भी आती है, ऑर्गेनाइजोन, जो भी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट ही होती है। अभी इसके अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन से रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। जैसे अगर आप NH और Fe देखिए तो ये दोनों रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसके साथ साथ पोलोनियम, AT, ठीक है, इधर रेडॉन और OG, ये भी आपके पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट आएगी, मतलब पी ब्लॉक के अंदर आपको ये एलिमेंट रेडियोएक्टिव दिखेंगी। इवन ये जो दो एलिमेंट है आर्टिफिशियल भी है, आर्टिफिशियल, जिनको लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया है। नियोनियम अगर हम देखें तो मतलब ये एक ऑलमोस्ट 2016 के करीब ये एलिमेंट बनी थी, और ये 1996 टू 1998 के बीच में बनी थी, फ्लेवेरियम। दोनों आर्टिफिशियल एलिमेंट है जो लेबोरेटरी के अंदर बनी हुई है। उसके बाद ये कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट आपके पास आती है। ओके, अभी अगर आपको पूछा जाए कि अर्थ क्रस्ट के अंदर इसमें से मिलने वाली कौन सी एलिमेंट है, उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, ऑक्सीजन के बाद एल्यूमिनियम होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें
तो आपके पास जो आपको ज्यादातर एलिमेंट पाई जाती है, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया और Fe हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर भी अगर मैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन हो गया या फिर एल्यूमिनियम हो गया, अब ये एलिमेंट वाइज पूछा जाए तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपको मेटल पूछा कि मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है पी ब्लॉक के अंदर जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो उसको हम क्या आंसर देंगे उस केस में एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है, ये दोनों जो है आपके नॉन मेटल के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, जैसे जीई हो गया, जीए हो गया और बिस्मथ हो गया, ये तीन जो एलिमेंट होती है आपकी, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियर दिखाती है। जैसे जब भी ये लिक्विड फॉर्म से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो इनका क्या होता है, एक्सपांशन। अभी यहां पे मैंने क्या बोला, जनरली क्या होता है, कोई भी चीज जब सॉलिड से लिक्विड बनती है तब वो एक्सपांड करती है, ये तो हमने पढ़ा है। लेकिन लिक्विड से सॉलिड होने के बाद तो क्या होता है कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होती है, कोई भी चीज लिक्विड से अगर सॉलिड बनेगी तो उसके मॉलिक्यूल तो नजदीक आने चाहिए, मतलब एक्सपांड की जगह वो कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। लेकिन ये तीन एलिमेंट ऐसी है आपके पास, जीई, जर्मेनियम, गैलियम और बिस्मथ, इसको आपको थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर दिखेगा, मतलब लिक्विड से सॉलिड जब जाएगी तब ये एक्सपांड करेगी। तो इसलिए जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो ज्यादातर आपको जैसे जी हो गया, ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ मेटालाइट्स के ग्रुप आपको दिखेंगे, ठीक है। इधर के साइड अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम, गैलियम हो गया, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये मेटल की तरह बिहेव करेंगे। इधर के साइड अगर आप जाएंगे तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर वाला ये वाला जो पार्ट है आपको वो दिखेगा नॉन मेटल। मतलब अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसके अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटालाइट भी है, तो वो हमारे पास होगा पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमें पी ब्लॉक के अंदर दिखेंगे जिसका नाम फ्लोरीन होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारे पास ग्रुप 1 के अंदर हमें दिखती है जिसका नाम होता है सीजियम। ओके, ये तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, ग्रुप 17, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब इनको ऑक्टेट अगर पूरा करना है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को, मतलब इनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, हैलोजेंस ग्रुप, ठीक है। तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, अभी इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन मैं बता देता हूं, बाकी सभी ग्रुप के आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखना है इसका एक मैं आइडिया दे देता हूं। देखिए, जैसे आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इवन आपके पास NH है, नियोनियम, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो एलिमेंट है आपकी n इज इक्वल टू 2 सेकेंड पीरियड की है, एलिमेंट थर्ड पीरियड की है, एलिमेंट आपके पास फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, सिक्स्थ पीरियड है और 7th पीरियड है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको कभी भी पूछा जाता है तो आप बेसिक चीज याद रख सकते हैं इसके अंदर। जैसे बोरॉन है, देखिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, क्योंकि सेकेंड पीरियड के अंदर एलिमेंट आपको दिखेंगे कि मतलब नियोन तक है जिनका एटॉमिक नंबर 10 तक है, तो 10 तक तो जनरली हमें कॉन्फ़िगरेशन याद ही होता है, ठीक है। ट्रिक इंपॉर्टेंट मैं ऐसी बताता हूं कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p1। अभी एक ग्रुप के अंदर सभी जो एलिमेंट होती है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सेम हो गए, मतलब 2s2, 2p1 तो सब में कॉमन होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 2s2, 2p1 सब में कॉमन होगा। और यहाँ पे ये जो 1s2 है इसके अंदर आपको एक नोबल गैस दिख रहा है, देखिए हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2। तो बोरॉन के आगे आप हीलियम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हीलियम लिख लीजिए, उसके नीचे वाला नोबल गैस लिखिए नियॉन, उसके बाद हीलियम के नीचे जैसे नियॉन लिखा आपने, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, एर्गॉन, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जेनॉन और उसके बाद रेडॉन। ये तो आप कर सकते हैं, एकदम आसान है। देखिए हमने क्या किया, एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट किया, उसमें हमने देखा कि 1s2 के लिए हीलियम आता है, फर्स्ट हीलियम आएगा, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ओके, एक बार आपने ये लिख लिया कि 2s2, 2p1 तो सब में कॉमन है ही। देखिए अब 2s2, 2p1 कॉमन है, इसका मतलब क्या है कि
जहां पे डी और एफ पॉसिबल होंगे वहां पे तो हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखिए डी की शुरुआत होती है 3D से और एफ की शुरुआत होती है 4F से, ठीक है। तो ये जब डी कब आता है, ये n-1 डी लिखा था हमने, n-1 डी मतलब n इज इक्वल टू 4th पीरियड होगा तभी डी आएगा, और n इज इक्वल टू 6 जब होगा तब 6 - 2 क्या होगा 4F आएगा तो ही पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे 4 - 2 2F लिखूं तो 2F ऑर्बिटल पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि F जो ब्लॉक है आपका बेटा वो 6 और 7 पीरियड में आता है। तो देखिए मतलब 3 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, देखिए 2s2 2p1, उसके बाद यहाँ पे 3rd पीरियड है तो 3s2 और 3p1। उसके बाद गैलियम में अगर मैं देखूं तो चौथे पीरियड में डी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा 4s2, उसके बाद 3d10, डी तो पूरा भरा हो गई, अगर p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 4p1। उसके बाद फिफ्थ में f तो नहीं आता है लेकिन आपका d आ सकता है, लेकिन 3d है 4d भी तो पॉसिबल है, तो यहाँ पे 5s2 आएगा, उसके बाद 4d10 और 5p1। देखिए डी एक कम होता है यस से, यस और पी सेम में चलेगा, जो आपका पीरियड होगा उसी में चलेगा। अभी देखिए 6 हो गया तो 6s2, उसके बाद 4f पॉसिबल है तो 4f में f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 4f 14 लिखा हमने। उसके बाद आएगा आपका 5d10, क्योंकि d 1 से कम होता है, f 2 से कम होता है, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 1 गया 5, 5d10। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6p1। उसी तरीके से आप यहां पे लिखेंगे तो 7s2 5f 14, उसके बाद 6d10 और उसके बाद 7p1। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए तो सेकेंड पीरियड की एलिमेंट है तो 2p1, थर्ड पीरियड की है तो 3p1, 4p1 फोर्थ पीरियड के लिए, फिफ्थ के लिए 5p1, 6 के लिए 6p1 और 7 के लिए बेटा 7p1। इसको बहुत डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो हम ये वाला पार्ट जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आप इसको पढ़ सकते हो। उसमें हम कॉन्फ़िगरेशन को और डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब यस के बाद पी कैसे आता है, डी क्या आता है, उसकी ट्रिक्स भी हम पढ़ते हैं। इसकी नॉर्मल ट्रिक अगर हम देखें तो देखिए एसपी, उसके बाद एसडीपी, एसएफडीपी और एसएफडीपी रिपीट करना है। देखिए एसपी, एसडीपी, एसएफडीपी और एसएफडीपी, ये भी आपने एक बार लिख लिया। उसके बाद यस के अंदर एक बॉक्स आता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन यस में देखिए आप यहाँ पे 2 ही भरे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर आपको 3 बॉक्स आते हैं, तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं डी की बात करूं तो 5 बॉक्स आते हैं तो 5 के अंदर एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे तो 10 हो जाएगा। और एफ के अंदर 7 बॉक्स आते हैं तो उसको अगर हम हर एक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर भरते हैं बेटा तो कितने हो जाएंगे 14 आपके पास, ओके। तो इस तरीके से हमने कॉन्फ़िगरेशन किया ग्रुप 13 का। 14 का भी सेम कर सकते हैं हम, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है, ये वाला पार्ट तो कॉपी पेस्ट ही करना है, ये पूरा का पूरा पार्ट। सिर्फ आपको क्या होगा, अगर ग्रुप 14 है, देखो एक आइडिया देता हूं मैं, ग्रुप 14 में क्या करेंगे आप, ग्रुप 14 में पहली एलिमेंट कौन सी है आपके पास, कार्बन ही है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 और 2p2, बस हो गया। 1s2 की जगह लिखेंगे हेलियम लिखेंगे 2s2 2p2, नीचे आएगा नियॉन 3s2 3p2, उसके बाद 4s2 4p2, 5s2 5p2, और जहां पे डी और एफ पॉसिबल है वहां पे आप डी और एफ देंगे, बस यही चीज होगी, उसमें तो कुछ नया नहीं है। इस तरीके से आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भर के देखना है। मैंने ग्रुप 13 का आपको समझाया, उसी तरीके से हम 14 15 16 17 और 18 तक सबका कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसे अगर हम देखें तो इसके अंदर एक हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बेटा, जैसे हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर लिया तो इसमें आपको दिखेगा कि एक इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, मतलब क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं इस एलिमेंट। तो जो भी आपका ग्रुप 13 है, उसके बाद ग्रुप 14 है और ग्रुप 15 है, ये 3 ग्रुप की जो लास्ट एलिमेंट है, जैसे अगर मैं ये तो रेडियो एक्टिव है इसको कंसिडर नहीं करूंगा, यहाँ पे थैलियम है। उसके बाद हमने ग्रुप 14 के अंदर देखा था कहे सीताजी सुनो प्रभु, मतलब पीबी, और उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली के अंदर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, तो यहाँ पे देखा था हमने बी आई बिस्मथ। तो ये 3 एलिमेंट जो है देखिए
अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है एक इंपॉर्टेंट, जो कि हम रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं। देखिए इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी +3। ये हो गई इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसकी अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन कम करूं, +3 में से 2 कम करूं, तो +1, ये हो जाएगी इसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। पीबी ग्रुप 14 अगर है तो इसका 2s2 2p2 कॉन्फ़िगरेशन आता है, 2s2 2p2, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2 + 2 4, मतलब इसकी हाईएस्ट होगी +4 और लोवेस्ट होगी 2 से माइनस करना है, मतलब +2। बिस्मथ के अंदर +5 और 2 से कम करेंगे तो +3। +3 इसकी लोवेस्ट है, इसकी लोवेस्ट +2 है और इसकी लोवेस्ट है +1। तो ये जो 3 लास्ट एलिमेंट है, ये क्या करते हैं, इनके लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं बेटा। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है वो अगर आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ टॉपिक हमने ऐड किए हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के डिफरेंट पार्ट। उसके अंदर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इसके लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4s2 और 4p, ये लास्ट शेल है। देखिए बेटा यहाँ पे लास्ट कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू होती है। जैसे देखिए यहाँ पे 5 और 5, ये वैल्यू हाईएस्ट है, 2 + 1 3, यहाँ पे 6 और ये 6, ये वाली ली हमने। आप बोलेंगे 4f5d क्यों नहीं लिया सर आपने, तो ये नहीं है, लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लास्ट मतलब n की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 7 है, तो इसके वजह से आप देखेंगे इन सब के अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जितने भी लास्ट शेल में, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उसका, जैसे n = जो लास्ट शेल होता है n का नंबर 2s2p, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे फिर वो s में हो या p में हो, दोनों को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे बेटा यहाँ पे, और उसका जो नंबर आएगा वो होगी आपकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, एक बार आपको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई तो उसमें से जब आप 2 माइनस करेंगे तो आपको लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगे हर बार। यहाँ पे +4 है, 2 माइनस करेंगे +2, +5 है, 2 माइनस करेंगे तो +3। अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि इन 3 एलिमेंट के अंदर इनकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। अब इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे एक रीजन तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, समझो थैलियम का न्यूक्लियस है, और यहाँ पे अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं 4f14 5d 10 6s2 और 6p1, तो अभी क्या होता है जनरली, तो मतलब ये ऐसा होना चाहिए था कि इसके जो तीनों इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डी और एफ ऑर्बिटल की एंट्री हुई है। देखिए यहां तक एंट्री नहीं हुई थी, यहाँ पे डी और एफ दोनों की एंट्री हो गई है, ठीक है। और न्यूक्लियस का पावर तो बढ़ ही गया है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे थैलियम का, इसके ऊपर आप देखेंगे सिर्फ डी है, यहाँ पे एफ और डी की एंट्री हुई है, तो डी और एफ की शील्डिंग क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो अट्रैक्शन है उसके बीच में कुछ इनर शेल आते हैं, वो क्या करते हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है इनको एक दूसरे का अट्रैक्शन कम कर देते हैं, इनके बीच में आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये न्यूक्लियस है और ये आपका 6s2 वाला इलेक्ट्रॉन है और ये है 6p1 वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में जो पर्दा है, ठीक है, उस पर्दे के अंदर आप समझिए कि छेद है। अब पर्दे में छेद अगर होंगे तो इनके बीच में क्या होगा कि ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगा न्यूक्लियस, क्योंकि बीच में क्या है, जगह है, तो बीच में की जगह से क्या करेगा, ये 6s2 को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये अगर अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, Z इफेक्टिव बढ़ता है। Z इफेक्टिव क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो अट्रैक्शन होता है बेटा, उसे कहते हैं हम Z इफेक्टिव। ओके, और Z इफेक्टिव के बीच में जो फैक्टर आता है वो आता है शील्डिंग। अगर शील्डिंग स्ट्रांग होगी, मतलब यहाँ पे अगर मोटा पर्दा लगा दिया जाए तो ये 6s और न्यूक्लियस का कांटेक्ट नहीं आएगा, मतलब ये 6s न्यूक्लियस से दूर जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा पतला लगा है, एकदम पतला पर्दा लगा हुआ है, जैसा फैन शुरू है गर्मी के वक्त और उसके बीच में आपने एक पतला सा पर्दा लगाया, तो उसमें से हवा आपकी तरफ आ सकती है। लेकिन आप एक अगर मोटा पर्दा लगा दे या कोई दीवार जैसा लगा दे तो उसमें से क्या होगा कि आपकी तरफ एयर नहीं आएगी पंखे से। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा पतला पर्दा लगाया है, उसके बीच में छेद भी है, तो यहाँ से तो सीधी हवा पास हो जाएगी। फिर ये क्या करेगा, न्यूक्लियस S6s2 के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, जिसको क्या कहा जाता है, Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल को क्या कर रहा है न्यूक्लियस,
बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब Z इफेक्टिव बढ़ गया। और क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ गया तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ये अभी न्यूक्लियस जाने नहीं देगा, और ये अगर जाने नहीं देगा तो सिर्फ ये जो 6p1 वाले इलेक्ट्रॉन है ये फ्री होंगे बेटा। तो इसी की वजह से क्या होता है, इनके अंदर आप देखेंगे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, ना कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे वैसा कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्मल D और 3D और 4D है, इधर तो D भी नहीं है, तो यहाँ पे तो जल्दी जल्दी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। लेकिन जो लोअर एलिमेंट है, अभी ये तो नोबल मतलब ये आपका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है नियोनियम, ये तो कंपाउंड नहीं बनाएगा। खैर हम सिर्फ 6 पीरियड वाले एलिमेंट के लिए डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आपके ग्रुप 13 का थैलियम है, ग्रुप 14 का पीबी है, और आपका ग्रुप 15 जो है वो बिस्मथ है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते, कॉन्फ़िगर कर सकते। तो इसी को कहा जाता है इनर पेयर इफेक्ट। इनर पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो बीच वाले जो डी और एफ ऑर्बिटल जो शील्डिंग करते हैं, उसी की वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ ज्यादा कांटेक्ट में आ जाता है, इसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है, Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, उसी की वजह से ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है लास्ट वाली एलिमेंट, वही आपका कहलाता है इनर पेयर इफेक्ट। अब इसके ऊपर भर भर के सवाल आते हैं जेईई मेंस में, नीट में, इवन जेईई एडवांस में, कि कौन सी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है, कौन सी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वही एनसीईआरटी के अंदर या जेईई मेंस एडवांस के अंदर, नीट के अंदर जो सवाल आए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि कौन सी एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहेगी, कौन सी लोअर में। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे पीबी एलिमेंट है, देखिए कार्बन फैमिली की है, तो कार्बन CO2 के साथ एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन पीबी जो है आपका PbO2 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? अभी देखिए क्या प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, तो 2 ऑक्सीजन -4 हो गए, तो कार्बन आ गया +4। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन -2 है, 2 ऑक्सीजन -4, तो पीबी हो गए +4। देखिए ये तो एग्जिस्ट कर सकता है कार्बन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि कार्बन ग्रुप 14 का हेड एलिमेंट है। लेकिन पीबी के अंदर हमने देखा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए PbO2 जो है वो किस में कन्वर्ट होना चाहिएगा, PbO में अगर कन्वर्ट होता है तो ये जाएगा +2 में, और +4 से +2 अगर आता है मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। और जिस एलिमेंट का खुद का रिडक्शन होता है वो कहलाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या कोई नहीं शो करेगा। तो PbO2 आपका +4 में है और ये स्टेबल रहना चाहता है +2 में, इसी की वजह से ये क्या करेगा, +4 से +2 में आएगा। और जिसका भी बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसे कहते हैं हम रिडक्शन। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का कम होगा रिएक्शन के अंदर तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद का रिडक्शन होगा तभी वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा किसी रिएक्शन के अंदर उसका होगा ऑक्सीडेशन और वो दूसरे को करेगा रिड्यूस। मतलब जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉन्सेप्ट अलग है और खुद का ऑक्सीडेशन होना मतलब वो दूसरों को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब दूसरे का रिडक्शन होगा, तो दूसरे को रिडक्शन के लिए हेल्प कर रहा है। खुद ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद का रिडक्शन होगा तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से आपको जो सवाल पूछे जाते हैं उसको हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे हमारे लेक्चर को स्टॉप करते हैं। ओके, बाय।